फॉर वन मोमेंट सकलैन साहब, लेट्स कम टू लीगल इमिग्रेंट्स जो इंडियंस इस वक्त फेस कर रहे हैं, खासतौर नॉर्थ अमेरिका में, कि H1B वीजा पे जो गए हुए, उनके लिए इंतहाई मुश्किलें पैदा हो गई हैं और उनमें से लाखों लोगों को अब वापस आना पड़ेगा। तो इससे आप इंडियन इकोनॉमी को धचका लगता हुआ देख रहे हैं? बिल्कुल लगेगा, ये तो जाहिर है। उनके सबसे फौरी तौर पे जो उनको नुकसान होगा, जो रेमिटेंसेस की ग्रोथ उन्होंने रखी हुई वो कम होगी। दूसरी ये कि उनको, जो बहुत से लोगों ने अपना पूरा प्लान किया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे हैं जिनका हो गया, उन वो तो जा रहे हैं, लेकिन आइंदा के जो होगी एजुकेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की अपनी जो पॉलिसी है उनमें तब्दीली लानी पड़ेगी। फौरी तौर पे नुकसान जो है उनको, वो कम अज़ कम जो है वो मेरा ख्याल है कि कोई $2 बिलियन के करीब पहुंचेगा, जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। कुछ इससे भी ज़्यादा लगा रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इसके नतीजे में इंडिया की जो है उनकी इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो शायद 0.5% या 1% नीचे भी हो सकती है, जो प्रोजेक्टेड है, विच इज़ मोर देन 6%। तो ये फर्क तो पड़ेगा। ऑलरेडी वहां पे टाटा ने तो 12,000 IT प्रोफेशनल्स को निकाल दिया, फिर और कंपनियां जो है इन्फोसिस वगैरह वो निकाल रही हैं। सो कह तो रिजाल तो शुरू हो गया वहां पे अब। नहीं, ये कहते तो जान इसको बेटा, वो देखिए इकोनॉमी में, हर इंडस्ट्री में करेक्शंस होती रहती हैं। और वो करेक्शन जो वो ऑटोमेटिकली आगे कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती है। हम अक्सर और बेशतर सुनते रहते हैं, हेडलाइंस लगती हैं कि इंग्लैंड में बैंकों ने, या अमेरिका में बैंक्स ने, या फाइनेंशियल सेक्टर्स में JP मॉर्गन ने, या किसी वजह से बड़े इदारे, ये डिलॉयट वगैरह ने, इन्होंने 5,000 बंदे फारिग कर दिए या ये कर दिया। ये सारे सारे हाईली एजुकेटेड, हाईली स्किल्ड लोग होते हैं। वो इसलिए होती है, ये करेक्शन होती रहती हैं। ये लोग जब निकल जाते हैं तो सड़कों पे भीख नहीं मांग रहे होते, ये जाके इनकी सेविंग्स भी होती हैं, और ये कुछ और भी कर लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है, एक जो हम लोग आम किस्म के जो मुलाजिम लोग होते हैं ये नहीं समझ पाते। स्किल एक ऐसी चीज है, आपकी नौकरी की वजह से स्किल नहीं होती, बल्कि आपकी स्किल की वजह से आपकी नौकरी होती है। तो आपकी अगर नौकरी चली भी गई है तो आप कोई अपनी ही स्किल का इस्तेमाल करके आप कोई अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, या जाके सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और इस तरह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने किसी भी स्किल्ड आदमी को यहाँ पे भूखा मरते नहीं देखे हैं। वो कुछ ना कुछ कर रहा है और कमा रहा है, और शायद नौकरी से ज्यादा कमा रहा होता है, लेकिन क्योंकि नौकरी का एक क्लास, मिडिल क्लास लोगों में एक बड़ा चार्म होता है कि हमें मुसलसल हर महीने इतने पैसे मिलेंगे, नौकरी का ये पैकेज है, ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, इतने इंश्योरेंस कवर है, इतना वो है, पेंशन है, ग्रेजुटी वगैरह। तो उस वजह से हम लोग अक्सर नौकरी की ही हद में बैठ के सोचते रहते हैं। हालांकि जो लोग खुद जॉब करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो दुनिया की सबसे ताकतवर कौम है, सबसे पावरफुल और सबसे रिच कौम है, वो ज्यूज हैं आपके। तो वो लोग हमेशा एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं अपने बच्चों को भी। जबकि हम दूसरे इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, या इस किस्म के जो मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं, जो बस सोचते हैं बड़ी छोटी सी सतह पर है, ये अच्छी जॉब सिर्फ तलाश कर रहे होते हैं। तो ऐसे इंडिया में अगर इन्फोसिस ने या टाटा ने किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो असल में, जो इसको अगर अब लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, तो इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए जो वीजे की फीस $1 लाख जो की है अमेरिकन गवर्नमेंट ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उसके नतीजे में अमेरिकन जो इकोनॉमी है उसके असरात कोई नहीं गौर कर रहा है। क्योंकि एकदम से यूं है ना कि जैसे उन्होंने हमला कर दिया, तो जिसने हमला किया उसको भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। और वो अमेरिका का पूरी जो कॉस्ट है, अब आप ये देखिए, अगर मैं अमेरिका इंडिया की हाइपोथेटिकली 1% GDP ग्रोथ रेट पे अफेक्ट होगा, तो अमेरिका की अपनी इकोनॉमी पे 0.5% ग्रोथ रेट अफेक्ट होगा। और अमेरिका की 0.5% ग्रोथ रेट का मतलब है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी से, उसका फाइनेंशियल साइज जो है GDP का, वो कई गुना ज्यादा है। तो उनका 0.5% का मतलब है इंडिया की 4% GDP बनती है वो। नहीं, ऐसा तो नहीं है, इसलिए क्योंकि उन्होंने जो लेबर है ना, जैसे डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर स्टाफ है, फार्मास्यूटिकल है, उनके ऊपर उन्होंने कुछ सख्तियां नहीं की, तो इससे अमेरिका में ना वो महंगाई आएगी जो इंडियन कह रहे हैं, ना उनको इतना प्रॉब्लम होगा। बट एक छोटी सी ब्रेक लूंगा यहाँ पे, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर हामिद, कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सऊदी पाक जो मुआहदा हुआ है, ये बड़ा अहम एक माइलस्टोन है दोनों ममालिक के लिए और खित्ते के लिए। लेकिन क्या आप समझते हैं इसकी वजह से पाकिस्तानी लेबर और पाकिस्तानी वाइट कॉलर वर्कर के लिए मिडल ईस्ट में मजीद अपॉर्चुनिटीज अब ओपन अप होने का इम्कान है, खासतौर न्योम सिटी में, जहां अभी भी लाखों लोगों की रिक्वायरमेंट है वहां पे काम करने के लिए? बिल्कुल मुबशर भाई, आपने 100%
सही बात कही है। देखिए ये एक बड़ा तारीखी मुआहिदा है और इसके अंदर अगेन आई हैव टू गिव द एग्जांपल कि इंडिया जो है वो मुकाफाते अमल का शिकार हुआ है। इंडिया का जो मोदी और उससे पहले का जो सारा नैरेटिव था उसके अंदर उन्होंने गल्फ के अंदर भी बड़ा अपना कंट्रोल मेंटेन किया हुआ था इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पाकिस्तान के लिए आज मैं समझता हूं कि बड़े सालों के बाद, कई दहाइयों के बाद एक ऐसा मौका आ गया है जिसके अंदर सऊदी अरब समेत तमाम अरब रियासतें पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, जो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन है, उसको रिकग्नाइज कर रही हैं, एक्नॉलेज कर रही हैं और उसको आप फायदा भी उठाना चाहेंगी। बड़ा वाज़ेह तौर पर देखिए, अभी तक मैं एक अगेन एक चीज अभी पिछले दिनों ही पढ़ी है, 3-4 दिन पहले, कि नियोम सिटी समेत, नियोम सिटी और जो मोहम्मद एमपीएस का जो विजन 2030 है, जिसके मुताबिक रियाद, जद्दा और 3 और बड़े शहरों को, ताइफ और उनको जो है वो बहुत हाईटेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे लाना है, जिसके अंदर स्टार्टअप्स की बात हो रही, एआई टेक्नोलॉजी की बात हो रही, इनोवेटिव की बात हो रही। तो उसके अंदर मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानियों के लिए लगभग 2 लाख से 4.5 लाख जॉब्स की जो है वो गुंजाइश निकलेगी। और अब चूंकि इंडिया जो है वो एक, मैं बार बार कहता हूं कि वो अपने ही फैलाए हुए जाल में फंस गया। जब दुनिया में, पाकिस्तान ने भी इस तरह का बड़ा एक बुरा वक्त देखा था। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी हमेशा मुल्क को अंदर से खोखला कर देती है और बाहर से तनहा कर देती हैं। एग्जैक्टली यही इंडिया के साथ हुआ कि अंदर से खोखला हो गया, बाहर से तनहा हो गया और पाकिस्तान उस वक्त से गुजर के अब वहां आ गया जहां पाकिस्तान कंट्रीब्यूट कर रहा है। और मेरा ख्याल यह है कि बिल्कुल सऊदी अरब समेत, सऊदी अरब स्पेशली नियोम सिटी के अंदर और बाकी जगहों पे बहुत बड़ी व्हाइट कॉलर जॉब भी आएंगी, पाकिस्तानियों के लिए लेबर जॉब्स भी आएंगी और पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि उसमें अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा से ज्यादा करें। अगेन एक बड़ी अहम चीज होगी और वो होगी मेरिट और ट्रेनिंग। पाकिस्तान के एंड के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी है, वजारत के ऊपर, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, कि जो ह्यूमन रिसोर्स भेजे वो स्किल्ड हो और वो उसके एप्रोप्रिएट, यानी मुतल्लका जो वीजा है या जिस कैटेगरी में उनको बुलाया जाए, खुदारा उसके ऊपर मुकम्मल उसको ट्रेन करके भेजे। मेरे नहीं, वो पास इस ठीक तरह की है बड़ी, और ये बड़ी अहम बात आपने की है सकलैन साहब। मैं ना आपको बताया था, एक कतरी खातून से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉब करती हैं, सीनियर पोजीशन पे कतर में। उन्होंने मुझे कहा कि हमने पाकिस्तान से लेबर मंगाई थी और वो लेबर हमारे गले पड़ गई। वो इस तरह से कि मैं, बज़ाहिर बड़ी छोटी चीज लगती है कि आपने ड्राइवर्स मंगवाए कतर में उन्होंने, और वो उनमें से कोई भी ड्राइवर जो था वो लेफ्ट हैंड गाड़ी नहीं चलाई थी उसने, और उसको लेफ्ट हैंड कवानीन का इन्हें पता था। इसी तरह जो हेवी ड्यूटी उन्होंने ऑपरेटर्स मंगाए कंस्ट्रक्शन मशीनरी के, तो वो ऑपरेटर्स जो थे वो कंप्यूटराइज्ड फोकलिफ्ट वगैरह पे काम करने का उनको पता ही नहीं था और उनका लर्निंग कर्व बड़ा स्लो था। तो क्या हुकूमत को भी तो चाहिए ना कि ऐसी ट्रेनिंग सेंटर्स और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो हैं उनको मुतारिफ कराए, जहां पे हम अपनी जो लेबर है उसको भी स्किल करके और इक्विप करके हम उसको बाहर भेजें ताकि वो परमानेंट काम कर सके वहां। बिल्कुल। देखिए मुबशर साहब, जो आप मसाइल बता रहे हैं, आपका हल तो इनके पास, आपके पास मौजूद है। फांसियां दे दे 4-5 लोगों को, सब ठीक हो जाएंगे। मेरे ख्याल में इससे अच्छा हाल ही कोई नहीं है पाकिस्तान में। जो भी कोई जुर्म करे, जो भी इलीगल इमिग्रेशन का कोई रैकेट चलाए, जो कोई गलत ट्रेनिंग दे, गलत लाइसेंस दे, उनको आप रोजाना फांसियां देते रहें पाकिस्तान में, सब मसले हल हो जाएंगे आपके। इतने अच्छे हल है ना आपके पास। अगर आपका यही हाल है, फांसी दे के लोगों को और हर चीज को स्किल्ड लेबर भेज दे। अब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वहां पे स्किल्ड लेबर नहीं जा रही है पाकिस्तान से। आपके पास इदारे ही नहीं है, और इदारे ना होने की वजह आपके रियासत का कानून है। रियासत रेगुलेटरी बॉडी होती है हर जगह पर। आप मुझे एक भी पाकिस्तान में कोई इदारा बताएं। आप माशाल्लाह, मैं खुद लाहौर का पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से, आप ही के कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ मैं। मुझे खुद बताया और मैं जानता हूँ वहाँ की तालीमी सलाहियतें क्या है लोगों की। तो ठीक है, हम अपने लिहाज से वहाँ पे एक क्रीम जरूर ऐसी पैदा करते हैं जो एचिसोनियन होती है, ग्रामर स्कूल्स के पढ़े हुए होते हैं, जो दुनिया में जाके नाम भी पैदा करते हैं। लेकिन मैं फिर अगेन बात करूँ, एनेक्डोटल डाटा कभी नहीं देना चाहिए, ये बड़ी जहालत की निशानी होती है। असल है कि आप मजमूई तौर पर डाटा दें। आपका लिटरेसी रेट क्या है? आपके यहाँ क्या एक भी आईआईटी जैसी कोई ऐसी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में? एक भी नहीं है आपके यहाँ। आपकी ठीक है, चंद एक अच्छी हैं, आगा खान मेडिकल कॉलेज अच्छा है, नस्र अच्छा है, लम्स अच्छा है। लेकिन ये आपकी कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन पैदा कर रहे हैं जो हाईली स्किल्ड लेबर है या हाईली स्किल्ड ग्रेजुएट्स हैं, आईटी के एक्सपर्ट्स हैं? जब आप न्यूयॉर्क सिटी में लोगों को भेजेंगे तो वहां पे उनको ड्राइवर्स नहीं चाहिए। ड्राइवर्स तो किसी भी मुल्क से चले जाएंगे।
और उनको जाहिर है इंडिया से भी मिल सकते हैं, बांग्लादेश से मिल सकते हैं। इंडिया जो असल चीज जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो उनकी जो उनको 70% वीजे जो H1B के जो वीजे मिलते रहे हैं उनको, वो उनके ये IIT के ग्रेजुएट्स को मिलते रहे हैं। और मैंने IIT ग्रेजुएट्स की खुद, अब यहाँ पे मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन दूंगा, और डाटा तो मैंने दे दिया आपको। 70% अगर वीजा उनको मिल रहा है या मिलता रहा है, जिस पर अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 1 लाख वीजा फीस जो आयद की है, ये IIT ग्रेजुएट्स को मिलता रहा है। आपके यहाँ कोई नाम लें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का जो उसके बराबर खड़ी भी हो IIT के? और अगर कोई कहता है कि उसके पास है पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा, तो उसको मेरे को पता ही नहीं IIT है क्या।